हेलो एवरीवन। क्लास 6 का 4th चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज 5वां चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है पदार्थों का पृथक्करण। पहला क्वेश्चन है, पदार्थों के पृथक्करण के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला निष्पावन, दूसरा है निस्तारण, तीसरा है निस्यंदन। उपर्युक्त में से कौन से पृथक्करण की विधि है इसको चूज करना है। तो देखिए इसमें कौन से पृथक्करण किया जा सकता है किससे से उसको बताना है आप लोग को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें से तीनों विधि जो है पदार्थों के पृथक्करण की विधि है। दूसरा क्वेश्चन है, पृथक्करण की विधियों के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ए, किसी मिश्रण के कणों के अमाप में अंतर का उपयोग चालन तथा निस्यंदन प्रक्रियाओं द्वारा पृथक्करण में किया जाता है। बी, रेत और जल के मिश्रण में रेत की भारी कण तली में बैठ जाते हैं और अवसादन की विधि द्वारा जल को उड़ेलकर पृथक किया जाता है। सी है, द्रव तथा उसमें अविलेय पदार्थों के अवयवों को निस्यंदन की विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। डी है, वाष्पन की विधि का प्रयोग द्रव में घुले ठोस को पृथक करने में किया जाता है। तो इसमें आप लोगों को असत्य बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। रेत और जल के मिश्रण में रेत की भारी कण तली में बैठ जाते हैं वह अवसादन की विधि के द्वारा नहीं निकाला जाता है, उसको हम लोग कहते हैं निस्तारण। इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर असत्य पूछा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक न घोला जा सके ऐसा विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। तो ऐसा विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जिस विलयन में किसी पदार्थ की मात्रा एक सीमा से अधिक नहीं घोली जा सके उस पदार्थ को संतृप्त विलयन कहते हैं। चौथा क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसकी विलयता निम्नलिखित में से क्या प्रभाव डालता है। ए, बढ़ती है, बी, घटती है, सी, स्थिर रहती है, डी, इनमें से कोई नहीं। अगर किसी भी विलयन को गर्म करते हैं अर्थात उसका तापमान बढ़ता है तो उसकी जो विलयता है बढ़ जाती है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 6 चैप्टर है, हमारे चारों ओर के परिवर्तन। पहला क्वेश्चन है, औजारों में लोहे के फलक में बने वलय में लकड़ी का हत्था लगाने के लिए फलक के वलय वाले हिस्से को गर्म किया जाता है। गर्म करने से वलय में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन होता है उसको बताना है। ए है, उसका आकार छोटा हो जाता है, उसका आकार बड़ा हो जाता है, उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उसका आकार बड़ा हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला, कागज का जलना, दूसरा दूध का दही बनना, तीसरा है नमक का पानी में घुलना, चौथा है कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदलना। इसमें से आप उपरयुक्त में से कौन से परिवर्तन उत्क्रमित रिवर्स किए जा सकते हैं, मतलब ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसको हम लोग रिवर्स करके वो बना सकते हैं। तो पहला देखिए, कागज का जलना, क्या कागज जल जाएगा तो फिर उस कागज प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ये तो हमारा ऐसे ही रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा है दूध का दही बनना, दही से दूध नहीं बना सकते हैं। नमक का पानी में घुलना, हाँ, और पानी को वाष्पित करके नमक बना सकते हैं। तीसरा सही हो जाएगा, कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर से बर्तन बनाना, बर्तन बना लेंगे, फिर बर्तन से अगर उसका यूज नहीं है तो फिर मिट्टी बन सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, इसमें तीसरा और चौथा दोनों ही करेक्ट है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 7वां चैप्टर है, पौधों को जानिए। पौधों को जानिए, इसका 7वां चैप्टर का नाम है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प के विभिन्न भागों में निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित नहीं है। इसमें बताना है आपको कि पुष्प का कौन सा भाग नहीं है। पहला है बाह्यदल, दूसरा है पंखुड़ी, तीसरा है पुंकेसर, चौथा है स्त्रीकेसर, पांचवा है मूलांकुर। तो जो बाह्यदल है, पंखुड़ी है, पुंकेसर और स्त्रीकेसर, ये सभी पुष्प के भाग है। इसमें से आपका नहीं पूछा है, इसीलिए हमारा करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। ऑप्शन नंबर 5 किस में दिया है? तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ए, पत्ती में सिराओं का प्रतिरूप सिरा विन्यास कहलाता है, यह जलिका रूपी अथवा समानांतर हो सकता है। तो ये बिल्कुल ही सही है, क्योंकि पत्तियों में 2 सिरा विन्यास होती हैं, एक जलिका रूपी और एक समानांतर सिरा। ये तो करेक्ट है। बी है, पत्ती में पर्णवृत्त और फलन होते हैं, ये भी सही है। सी है, पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मंड और संश्लेषित करती हैं, ये भी सही है। ये तीनों ही हमारा क्या है? करेक्ट है। डी है, पत्तियां वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प का कुछ हिस्सा भोजन बनाने की प्रक्रिया में ग्रहण करती है। तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि पत्तियां वायुमंडल में जलवाष्प ग्रहण नहीं करती बल्कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा बड़ी मात्रा में जलवाष्प की वायुमंडल में निष्कासित करती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
तीसरा क्वेश्चन है तने दो तरफा मार्ग का कार्य करते हैं। तनों के कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है तना जल एवं खनिजों को पतली नलिकाओं द्वारा पत्तियों तथा पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। दूसरा है पत्तियों द्वारा भोजन तनों से होकर ही पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही, इसमें दोनों में से सही बताना है, तो दोनों ही करेक्ट हैं, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है जड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है जड़ें मिट्टी से जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण करती हैं तथा पौधे को मिट्टी में दृढ़ता से जमाए रखती हैं। दूसरा है जालिका रूपी शिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधे की जड़ें रेशेदार होती हैं, जबकि समानांतर शिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें मूसला जड़ें होती हैं। तो इसमें देखिए, इसमें से आपको सही कथन चुनना है। तो पहला जो है हमारा करेक्ट है। दूसरा क्या कह रहा है, जलिका रूपी शिरा विन्यास जो है उसकी जो पौधे जो जड़ होती है उसकी रेशेदार होती हैं। ऐसा नहीं, क्योंकि जलिका रूपी शिरा विन्यास की जो जड़ें होती हैं वह मूसला जड़ें होती हैं, और जो समानांतर शिरा विन्यास वाली होती हैं पत्तियाँ उसकी जो जड़ें होती हैं वह रेशेदार होती हैं। तो दोनों उल्टा दे दिया है, इसीलिए इसमें केवल फर्स्ट चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है। इसमें बताना है कि कौन सा एक जड़ नहीं है। ए है गाजर, बी है मूली, सी है आलू, डी है सलजम। इसमें आपको बताना है कि कौन सा जड़ नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि आलू एक जड़ नहीं बल्कि एक तना है। सिक्स क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है। ए क्लोरोफिल, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑक्सीजन। देखिए इसमें प्रकाश संश्लेषण में कौन आवश्यक है, क्लोरोफिल है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, प्रकाश भी है, जल भी है। इसमें जो हमारा सही नहीं है तो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड किस में दिया हुआ है। अच्छा, इसमें पूछ रहा है आपको कि कौन आवश्यक है तो क्लोरोफिल हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा, जल हो जाएगा। तीसरा को छोड़कर सभी आ जाएंगे। किस में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आठवां चैप्टर है शरीर में गति। पहला है सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है धुराग्र संधि, पाइवोट ज्वाइंट। आपको बताना है कि पाइवोट ज्वाइंट इसमें से कौन होगा, उसको मिलान करना है। पाइवोट संधि हो जाएगा हमारा एक गर्दन और सिरों को जोड़ने वाली संधि जो होती है उसको पाइवोटल संधि कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ए का हो जाएगा सेकंड। ए का हो जाएगा सेकंड। अचल संधि मतलब फिक्स्ड ज्वाइंट रहती है, गति करने वाली संधि होगी, एक दिशा में गति। देखो ज्वाइंट है तो ये गति तो करेगी नहीं, तो बी का हो जाएगा हमारा फोर्थ। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, जो बॉल एंड सॉकेट जहाँ पे ज्वाइंट होती है वो सभी दिशाओं में गति करती है, तो सी का हो जाएगा ए। हिंज संधि मतलब केवल एक और गति करती है, इसीलिए डी का हो जाएगा केवल एक दिशा में गति करने वाली थर्ड। किस ऑप्शन में दिया है आप लोग देख लीजिए, ए दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है मानव शरीर की पेशियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर एवं मोटी हो जाती हैं, यह अस्थि को खींचती हैं। दूसरा है पेशियों के जोड़े के एक साथ सिकुड़ने एवं फैलने से अस्थियां गति करती हैं। नहीं, इसमें से आपको सत्य चुनना है, तो ये सेकेंड वाला रॉन्ग है, करेक्ट है बस फर्स्ट करेक्ट है, इसीलिए हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तीसरा क्वेश्चन है केंचुओं की शरीर रचना और उपयोगिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। इसमें आपको असत्य बताना है, सही नहीं है, इसमें आपको असत्य बताना है। केंचुए का मेरुदंड लंबा तथा शरीर की पेशियां क्षीण एवं असंख्य होती हैं। बी है केंचुए में गति शरीर की पेशियों के बारी बारी से विस्तारण एवं संकुचन से होती हैं। सी शरीर की अधः सतह पर सूख केंचुए को भूमि पर पकड़ बनाने में सहायक है। डी केंचुए मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें असत्य चुनने के लिए बोला है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है केंचुए के श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए है केंचुए नासिका ग्रंथियों के द्वारा श्वसन करते हैं। बी है केंचुए त्वचा द्वारा श्वसन करते हैं। सी केंचुए मुख द्वारा श्वसन करते हैं। डी उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो जो केंचुए होते हैं वो त्वचा द्वारा श्वसन लेते हैं, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। घोंघे का कवच इसका बाह्य कंकाल कहलाता है, परंतु यह अस्थियों का नहीं बना होता है।
सेकेंड है घोंघे की पेशियां पाद चलने में उसकी सहायता करते हैं। तीसरा, यह कवच घोंघे के वजन को संतुलित करता है, इससे भी उसे चलने में सहायता मिलती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सही है वो आपको बताना है। तो इसमें से पहला और दूसरा दोनों ही करेक्ट हैं, इसीलिए जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। छठा क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। अब आपको बताना है तिलचट्टा, पक्षी, मछली, सर्प, इसमें से आपको इसका मिलान करना है। तो तिलचट्टा का हो जाएगा इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है, तो ए का हो जाएगा थर्ड। पक्षी है, इसकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं, तो बी का हो जाएगा फर्स्ट। मछली, इसका शरीर धारा रेखीय होता है, तो सी का हो जाएगा सेकंड। और डी, सर्प जो है इसका शरीर अनेक वलय में मुड़ा रहता है, तो डी का हो जाएगा फोर्थ। ये किस में दिया है, किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 9th चैप्टर है सजीव एवं उनका परिवेश, पौधों और जीवों में अनुकूलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है पौधों और जीवों के विशिष्ट लक्षण एवं स्वभाव जो उन्हें एक आवास विशेष में रहने के अनुकूल बनाते हैं अनुकूलन कहलाता है। दूसरा है मैदानी क्षेत्र के एक व्यक्ति को ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र में तीव्र गति से सांस लेनी पड़ती है, परंतु थोड़े दिनों बाद वह सहज हो जाता है, यह अनुकूलन का सटीक उदाहरण है। इसमें से आपको सही कथन चुनना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि केवल फर्स्ट ही सही है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूसरा है किसी सजीव का परिवेश जिसमें वह रहता है आवास कहलाता है। आवासों में विभिन्न घटक उपस्थित होते हैं, इन घटकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है, आपको सही कथन चुनना है। पहला है किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव उसके जैव घटक हैं। दूसरा है चट्टान, मिट्टी, वायु एवं जल जैसी अनेक निर्जीव वस्तुएं आवास के अजैव घटक हैं। तीसरा है सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा जैसे ऊर्जा घटक इन दोनों घटकों में से किसी में सम्मिलित नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पहला और दूसरा दोनों ही सही है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है ऊंट मरुस्थलीय परिस्थितियों के लिए अनुकूलित होता है, उसके अनुकूलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, उसके पैर लंबे होते हैं जिससे उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। उसमें मूत्रो उत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है तथा मल शुष्क होता है। तीसरा है उसको पसीना नहीं आता। उपर्युक्त कथनों में से आपको सही कथन चुनना है, तो इसमें से तीनों ही करेक्ट हैं, फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मछली, ऑक्टोपस और स्क्विड है, इसमें से आपको बताना है कि किसका शरीर धारा रेखीय नहीं है, तो मछली का ही शरीर धारा रेखीय होता है, तो इसका जो हमारा केवल फर्स्ट सही हो जाएगा, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है ऑक्टोपस, दूसरा है व्हेल, तीसरा है डॉल्फिन। उपर्युक्त में से किसमें श्वसन के लिए गिल नहीं होते हैं, किसमें श्वसन गिल के द्वारा नहीं किया जाता है वो बताना है। तो डॉल्फिन जो है इसमें जो गिल के द्वारा नहीं किया जाता है, व्हेल में भी नहीं किया जाता है और डॉल्फिन में भी नहीं किया जाता है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन है नागफनी के पौधों में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है, पत्तों में होता है, तने में होता है, जड़ों में होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण तने में होता है। सातवां क्वेश्चन है पौधों की जड़ें, पौधों की पत्तियां श्वसन की प्रक्रिया में वायु को अंदर लेती हैं, इस प्रक्रिया के अगले चरण में पत्तियां निम्नलिखित में से क्या करती हैं। ए, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती हैं तथा ऑक्सीजन वायु में निष्कासित करती हैं। बी, ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित करती हैं। सी, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का उपयोग करती हैं। डी, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों वायु में निष्कासित करती हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें श्वसन प्रक्रिया संपन्न होती है। पौधे, पहला है पौधे, दूसरा है जीव, तीसरा है बीज, तो श्वसन की प्रक्रिया तीनों में ही होती है, इसीलिए जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन है निम्नलिखित पे विचार कीजिए। उत्सर्जन उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया और प्रजनन, इसमें से आपको बताना है कि लक्षणों में सम्मिलित है
सजीव में कौन आते हैं उसको बताना है। तो इसमें तीनों ही सजीव में आते हैं, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 10वां चैप्टर है गति एवं दूरियों का मापन। पहला है निम्नलिखित में से लंबाई का एसआई मात्रक कौन सा है? तो लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। दूसरा, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। वाहन सरल रेखीय गति है, पंखा आवर्ती गति है, झूला वर्तुल गति है। उपयुक्त में से आपको सही बताना है। तो जो केवल फर्स्ट ही सही है। वाहन की गति क्या होती है? एक सरल रेखीय गति होती है। थोड़ा सा इसको डिटेल में देख लेते हैं। जब कोई वस्तु इस प्रकार की गति करती है कि उस वस्तु की किसी नियत बिंदु से दूरी समान रहती है, तो इस प्रकार की गति क्या होती है? वर्तुल गति कहलाती है। जैसे पंखा हो गया, घड़ी, सुई, कुम्हार के चौक की जो गति है वह एक वर्तुल गति होती है। ऐसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपनी गति को दोहराती है, इसे आवर्ती गति कहते हैं। जैसे झूला हो गया, झूले, घड़ी की पेंडुलम होती है, गिटार के तार, इन सभी में आवर्ती गति होती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की, ऐसे मीटरी पद्धति कहते हैं। दूसरा है 1 मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, जिसे सेंटीमीटर कहते हैं। तीसरा है 1 सेंटीमीटर में 20 मिलीमीटर होते हैं। तो इसमें से आपको असत्य चुनना है, कौन असत्य है उसको बताना है। तो इसमें से केवल थर्ड हो सकता है। पहला और दूसरा तो दोनों करेक्ट हैं। इसका जो असत्य पूछा है तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कल से 11 चैप्टर स्टार्ट करते हैं।